Hello everyone, welcome to the part 2 of our amendments lecture for CA final indirect taxation May 25 and onwards। इससे पहले पार्ट 1 में हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, एक सप्लाई अंडर जीएसटी और दूसरा चार्ज ऑफ जीएसटी। कंटिन्यू करते हैं विद अवर थर्ड चैप्टर के अमेंडमेंट्स, जिसमें हम पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन लेने वाले हैं। आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में कुछ नए 3-4 सर्कुलर्स आए हैं, क्लैरिफिकेशंस आए हैं, हमें वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने हैं और ये सर्कुलर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस भी काफी हाई हैं। तो क्लियरली अच्छे से इन्हें समझ लेना कि हर सर्कुलर के अंदर क्या एजेंडा कवर किया है और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ये क्लैरिफाई किया गया है। सबसे पहला डिस्कशन हमारा इज विथ रिगार्ड टू सेक्शन 10(1) CA। 10(1) CA आपको थोड़ा सा याद दिला दूं तो ये नया इंसर्शन ही हुआ था कुछ सालों पहले, जिसके अंदर हमने ऐसा कहा कि अगर आप B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जा रही है गुड्स की, तो 10(1) A और 10(1) C चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो या फिर नहीं हो, उसे ओवरराइड कर दिया जाएगा और 10(1) CA जो कहेगा वही फॉलो किया जाएगा। जिसका ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन का यह था कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके खरीदते हैं और फिर लाके उसे यूज तो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही करते हैं। जैसे गुजरात का पर्सन हिमाचल प्रदेश जाके गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीदने के बाद उस गाड़ी को चलाता वो गुजरात में ही है, एंड देयर बाय हमने 10(1) CA क्रिएट करके क्या कहा कि इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई हिमाचल प्रदेश नहीं गुजरात होना चाहिए, यानी कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना चाहिए और सप्लायर को उसे ही पीओएस यूज करना चाहिए। हालांकि अगर एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे, बट अगर एड्रेस अवेलेबल है तो उस केस में हम रेसिपिएंट के एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएंगे इन लाइन विथ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, जिस लॉजिक पे हमने अपना पूरा जीएसटी का प्रिंसिपल क्रिएट किया हुआ इन अवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इस लॉजिक की वजह से हमने ऐसा कहा था, जिसमें एक बात हमने और भी पढ़ी थी कि पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, खाली स्टेट मेंशन करोगे उतना काफी है, तो खाली गुजरात लिखोगे काफी है, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी कि आप एग्जैक्टली कहां रहते हो, सिर्फ उतना लिखोगे वो चलेगा। ये आपको पता है, ये 10(1) CA मैंने आपको रिवाइज कराया। अब इसमें एक इशू क्या उठा, इशू ये उठा कि कई बार जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईसीओ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब आप कई बार ऐसे ही गुड्स परचेज करते हैं तो उस केस में आप बिलिंग एड्रेस अलग देते हैं और डिलीवरी एड्रेस अलग देते हैं, यानी बिलिंग एड्रेस कोई और स्टेट होता है और डिलीवरी एड्रेस कोई और स्टेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे गया और मैंने उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ सामान मंगाया, मैं गुजरात से वो सामान मंगा रहा हूं, मतलब मेरा बिलिंग एड्रेस गुजरात का है, पर मैंने कहा कि वो डिलीवर कर्नाटक में करना है, यानी इसका डिलीवरी एड्रेस कर्नाटक डाला है मैंने, जबकि बिलिंग एड्रेस उसका गुजरात है। तो ऐसे केस में तो रेसिपिएंट के दो एड्रेस हो गए, एक बिलिंग एड्रेस अलग हो गया, एक डिलीवरी एड्रेस अलग हो गया। तो सवाल उठा कि ऐसी सिचुएशन में जब 10(1) CA लग रहा है बिकॉज इट इज B2C, तो उस सिचुएशन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लें? तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया, जो क्लैरिफिकेशन एकदम लॉजिकल है कि सर हम कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स की वजह से ये सब कर रहे हैं ना, तो बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस में इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? डिलीवरी एड्रेस, क्योंकि जो एड्रेस ऑफ डिलीवरी होगा वहीं तो अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम होंगे ना, ऐसा माना जाएगा, एंड देयर बाय बिलिंग एड्रेस रिलेवेंट नहीं है, डिलीवरी एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। यानी आपको गुजरात दिया है और कर्नाटक दिया है, जिसमें गुजरात बिलिंग एड्रेस था और कर्नाटक आपका डिलीवरी एड्रेस था, तो कर्नाटक विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बात आपकी पहली क्लैरिफिकेशन हो गई प्लेस ऑफ सप्लाई की। मैं क्विकली आपको सेक्शन और सर्कुलर गो थ्रू करा देता हूं, मेन बात मैंने आपको बता दी है। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो B2C हो गया। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज ए और क्लॉज C उनको ओवरराइड कर दिया, अगर ये एप्लीकेबल हो गया तो shall be the location as per the address of the said person recorded in the invoice issued in respect of the said supply and the location of the supplier where the address is not recorded in the invoice। तो जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वो होना चाहिए, बट अगर रेसिपिएंट का कोई एड्रेस ही नहीं है तो सप्लायर के एड्रेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे, जिसके अंदर हमने कहा था खाली नेम ऑफ द स्टेट काफी होगा, नेम ऑफ द स्टेट के अलावा में और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी चीज को यहां पर आपको समराइज किया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया। सिंपली आप इसके अंदर क्या पढ़ते हो कि जब भी ओवर द काउंटर सामान खरीदा गया जाता है इन वन स्टेट
और बाद में दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि ऐसा माइग्रेंट वर्कर्स करते हैं, टूरिस्ट करते हैं, जो किसी स्टेट में आते हैं और बाद में सामान खरीद के अपने स्टेट में चले जाते हैं। जैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है कि गाड़ी खरीदने के लिए आप दूसरे स्टेट में जाते हो, क्योंकि हर जगह पे गाड़ी के भाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्टेट टैक्सेस अलग अलग हैं। देयर बाय कुछ स्टेट्स में गाड़ी सस्ती मिलती है, कुछ स्टेट्स में गाड़ी महंगी मिलती है। तो वही गाड़ी आप दूसरे स्टेट से खरीद के ले आते हो, रजिस्टर करा लेते हो और फिर इस स्टेट में उसे रन करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1) CA से निकाला जाएगा। ये कोई नई बात नहीं थी, ये आपको पता था। क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जनरली जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, इसके अलावा भी कुछ भी होगा तो भी यहां पर इस क्लैरिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ज्यादा देखने मिलता है। बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवरी एड्रेस अलग है। बाकी जनरल में किसी भी केस में बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो हम क्या करेंगे? बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ डिलीवरी। तो इशू बताया हुआ है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एक्स स्टेट में है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाता है मोबाइल फोन की सप्लाई के लिए, जो एड्रेस पे भेजना है वाई स्टेट में। Mr. A, while placing the order, provides the billing address located in X state. In such a scenario, what would be the place of supply, whether the state pertaining to billing address or the state pertaining to delivery address? तो उसके अंदर हमें क्लियर किया है, the place of supply shall be the address of delivery of goods, that is state Y. नीचे क्लियर किया है, also in such cases where the billing address and delivery address are different, the supplier may record the delivery address as the address for determining the place of supply. सर बॉटम इतना ही है, डिलीवरी एड्रेस, बस इतना याद रखो। बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस में आपको डिलीवरी एड्रेस को प्रायोरिटी देनी है। अगर दोनों ही सेम है तो फिर दिक्कत ही क्या है? दोनों में से कुछ भी लो ना, क्या फर्क पड़ता है? बट दोनों अलग अलग हैं तो आपको डिलीवरी एड्रेस कंसीडर करना है। ये हमारा पहला सिंपल छोटा सा सर्कुलर कवर हो गया। दूसरे सर्कुलर पे आ जाते हैं। दूसरा सर्कुलर इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13, पहला सर्कुलर किससे रिलेटेड था? सेक्शन नंबर 10, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का था, 10(1) CA। दूसरा किसके रिलेटेड है? सेक्शन 13। सेक्शन 13 कब आप पढ़ते हो? जब सप्लायर और रेसिपिएंट में से एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर है। तो सेक्शन 13 के केस में एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है, विच इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 8। सर 13 सबसेक्शन 8 आपको ध्यान है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहां पर, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन तीनों पॉइंट्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। The place of supply is the location of supplier. 13 subsection 8। 3 पॉइंट्स क्या होते हैं सर? एक बैंकिंग रिलेटेड होता है, एक इंटरमीडिएट रिलेटेड होता है और एक हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड होता है कि अप टू 1 मंथ के लिए अगर आपने कोई व्हीकल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट वाली हायर पे ली है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। 3 केसेस में। तो एक हमारा बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड होता है टू एन अकाउंट होल्डर, दूसरा इंटरमीडिएट के रिलेटेड होता है और तीसरा हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड होता है। ये वाला जो हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक सर्कुलर है, आपको एमसीक्यू में शायद कहीं पूछ लिया जाए, उस हिसाब से ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। सर्कुलर कवर क्या करता है? कस्टोडियल सर्विसेज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है बाय बैंक्स। कस्टोडियल सर्विसेज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है बाय बैंक्स, उन पे 13(8) लगेगा या नहीं लगेगा? दैट इज द इश्यू। 13(8) लगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी बैंक बन जाएगी, और अगर 13(8) नहीं लगा तो हम जानते हैं 13(2) लगेगा, क्योंकि जो चीज 13(3) से लेके 13(13) में कवर नहीं होती वो सब किस में कवर हो जाती है? 13(2) में। और 13(2) में आइडियली आंसर क्या बनता है? द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो अगर 13(8) लगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा, और अगर 13(2) लगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा। तो सवाल ये उठा कि जो बैंक कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को उस पे 13(8) लगेगा या 13(2)? तो सर ये है क्या? व्हाट इज कस्टोडियल सर्विस, व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? एकदम बेसिक में समझे अगर हम, तो जैसे मैं इंडियन हूं, मैं बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट करना अगर चाहता हूं तो मुझे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहा जाएगा। जैसे बाहर वाले जब इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वैसे ही हम जब बाहर के देशों के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो अब जब मुझे बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो मुझे बैंक्स के थ्रू करना चाहिए।
क्यों? उससे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं आती, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इजी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो तो डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदते हो, तो एज पर द डिपॉजिटरी लॉज आपको पता है ना कि वो ब्रोकर के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, हालांकि बेनिफिशियल ओनर आप होते हो। सेम लॉजिक यहां भी होता है कि एक बैंक होगा, एक फॉरेन बैंक होगा, वो फॉरेन बैंक की मदद से आप बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट करोगे, यानी कि जो बैंक है वो आपको सारी चीजें मैनेज करके देगा, तो बेनिफिशियल ओनर आप ही रहेंगे, लेकिन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को इजी करने के लिए आप किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, सब कुछ संभाल वो बैंक रहा होगा। तो सवाल ये उठा कि ये जो बैंक ने एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइड की, जिस सर्विस को हम कस्टोडियल सर्विस कहते हैं, इस पे 13(8) लगेगा या 13(2) लागू किया जाएगा। अब अगर आपने 13(8) ठीक से पढ़ा है ना तो आपको आंसर खुद ही मिल जाना चाहिए ये सर्विस समझ आते ही। सर 13(8) के अंदर हमने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज को कवर किया है जब वो किसी अकाउंट होल्डर को सर्विसेज देते हैं, जिसमें अकाउंट होल्डर मतलब कोई भी ऐसा खाता विच बेयर्स इंटरेस्ट, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा होता है। तो सर ये जो कस्टोडियल सर्विस है ये कोई अकाउंट होल्डर को थोड़ी दी जा रही है, विच इज एन अकाउंट विच इज बेयरिंग इंटरेस्ट, ये तो अदर सर्विसेज है, ये अदर सर्विसेज है, तो इन पे 13(8) लगना नहीं चाहिए, इन पे क्या लगना चाहिए? 13(2). यही चीज क्लैरिफाई की गई है इस सर्कुलर के अंदर। इसका मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा, ना कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो क्विकली रीड कर लेते हैं। बैंक्स एंटर इनटू कस्टोडियल एग्रीमेंट विद एफपीआई फॉर प्रोविजन ऑफ कस्टोडियल सर्विस। द मेन एक्टिविटी कैरिड बाय बैंक as a custodian is maintaining the account of securities held by FPIs. Custodial services to FPI involve keeping their investment safe, handling transactions like buying and selling stock. This makes it easier for FPI to invest in another country without worrying about the regulatory requirements. It is important to note that 13(8) covers a situation where the services are supplied by banking company or financial institution or non-banking finance companies to account holder. However, custodial services are not considered to be covered under such services, but have been considered to be covered under services which are not provided to account holder, क्योंकि आप account holder नहीं है ऐसा माना जाएगा, and thereby यहाँ पे 13(8) applicable नहीं होगा। Thus, such services are not to be treated as services to account holder, therefore they are not covered under 13(8)(a, therefore the place of supply shall be determined as per 13(2). दैट इज द नटशेल कंक्लूजन हो गया ये आपका। नीचे आपको कस्टोडियल सर्विसेज क्या होती है एज पर सेबी रेगुलेशंस, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप उसे स्किप भी करेंगे तो चलेगा। ये हमने हमारा दूसरा सर्कुलर कवर कर लिया प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो पहला सर्कुलर था हमारा विथ रिगार्ड टू 10(1)(ca), दूसरा सर्कुलर हो गया हमारा विथ रिगार्ड टू 13(8)(a, और जो हमारा तीसरा सर्कुलर है इट इज विथ रिगार्ड टू 13(8)(b। तो ये 13(8)(b) के रिलेटेड है, और इससे पहला वाला जो आपको कराया वो 13(8)(a) के रिलेटेड है। आपको ध्यान हो तो 13(8)(a) इज बैंकिंग, 13(8)(b) इज इंटरमीडियरी, एंड 13(8)(c) इज अबाउट हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट बट नॉट एयरक्राफ्ट्स एंड वो सब अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये आपने पर्टिकुलरली पढ़ा होता है। तो 13(8)(c) के रिलेटेड कुछ नहीं है, 13(8)(b) के रिलेटेड एक और सर्कुलर आया है, बड़ा स्पेसिफिक सी सिचुएशन है, इसे समझते हैं यहां पर क्या कवर किया हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज provided to foreign clients, फॉरेन क्लाइंट्स को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके रिलेटेड डिस्प्यूट उठा कि ये 13(8)(b) के अंदर कवर किया जाएगा या इसे 13(2) के अंदर कवर किया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम फ्रेम करें तो समझो एक कंपनी है XINC, इसे हम फॉरेन क्लाइंट बोलते हैं। इसने कांटेक्ट किया है किसको? एक मीडिया एजेंसी को। ये इंडिया में है मीडिया एजेंसी, तो ये हो गया आपका सब आउटसाइड इंडिया, और ये हो गया आपका इन इंडिया। इस XINC ने इस मीडिया एजेंसी को कांटेक्ट करके क्या बोला है कि आपको हमारे सारे एडवर्टीजमेंट रिलेटेड चीजें संभालनी है, सब कुछ आपको देखना है, सारे एडवर्टीजमेंट रिलेटेड, मतलब इंडिया में हमें जो भी एडवर्टीजमेंट करनी है इस XINC को, ये पूरी तरह से ये इंडियन मीडिया एजेंसी संभालेगी। मतलब ये क्या बन गए? सप्लायर, और ये क्या हो गए? रेसिपिएंट। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें एक सप्लायर इन इंडिया है और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। तो यू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 13 में प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा, दैट इज व्हाई हम सेक्शन नंबर 13 के अंदर आए हैं।
अब ये XINC बोलता है कि मुझे टेलीविजन पे अगर एडवर्टीजमेंट करना है, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करना है, समझो जी नेटवर्क पे करना है, तो देयर इज जी नेटवर्क इंडिया में, इन्हें टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करना है, तो XINC जी नेटवर्क को कांटेक्ट नहीं करेगा, वो सीधे कांटेक्ट इसको मीडिया एजेंसी को करेगा और मीडिया एजेंसी इससे कांटेक्ट करेगा। यानी कि मीडिया एजेंसी जी के पास जाएगा ये लेके कि ये एड चलाना है। इस सिचुएशन में होगा ये कि जी नेटवर्क और मीडिया एजेंसी के बीच में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा और XINC और मीडिया एजेंसी के बीच में अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मीडिया एजेंसी और जी नेटवर्क ने नेगोशिएट करके डिसाइड किया कि भाई जो एड चलाया जाएगा उस फॉरेन क्लाइंट का, वो हम 50 लाख रुपए में चलाएंगे, 50 लाख रुपीस में चलाएंगे। और ये जो मीडिया एजेंसी है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है विद दैट फॉरेन क्लाइंट कि हम पूरे साल में आपसे 2 करोड़ रुपए लेने वाले हैं सारी चीजों का, जो भी हम आपके लिए रन कर रहे होंगे। तो यहां पर ये जो जी नेटवर्क के साथ मीडिया एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो इनवॉइस है ना, वो किसके नाम पे बना होगा? उस मीडिया एजेंसी के नाम पे बना होगा, क्योंकि जी नेटवर्क हैज नो आइडिया अबाउट दैट फॉरेन क्लाइंट, इट इज नॉट इन डायरेक्ट टच विद दैट फॉरेन क्लाइंट। जो भी कर रहा है वो मीडिया एजेंसी के थ्रू कर रहा है। और ये जो 2 करोड़ का इनवॉइस है, इसका इनवॉइस किसके नाम पे बना होगा? XINC के नाम पे। यानी कि मीडिया एजेंसी XINC के नाम पे इनवॉइस रेज करेगा और जी नेटवर्क मीडिया एजेंसी के नाम पे इनवॉइस रेज करेगा। ये मैंने आपको सिचुएशन समझाई। यही एक और सिचुएशन क्या हो सकती थी इसी डायग्राम में, कि जो XINC है वो डायरेक्टली जी नेटवर्क के पास चला गया, डायरेक्टली जी नेटवर्क के पास चला गया। ये जो मीडिया एजेंसी है उसने क्या रोल प्ले किया? उसने खाली जी नेटवर्क और XINC के बीच में मिलाप करा दिया, यानी कि उनके बीच में नेगोशिएशन करा दिया। यानी कि मीडिया एजेंसी ने बोला देखो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इनवॉइसेस रेज नहीं करूंगा, मैं तो खाली कमीशन खाऊंगा, तुम लोग दोनों अपना देख लो, सलट लो, मैं खाली फैसिलिटेट कर देता हूं, मैं तुम्हारे बीच में ये ट्रांजैक्शन को अरेंज करवा देता हूं। इस तरीके से जो इनवॉइस है वो रेस किसके नाम पे जी नेटवर्क ने किया? सीधे XINC। और XINC ने इस अच्छे काम के लिए, इस प्रॉपर काम के लिए इस मीडिया एजेंसी को क्या दे दिया? कमीशन, कमीशन पे कर दिया। ये सिचुएशन है। ये मैंने आपको ऊपर एक सिचुएशन बताई, नीचे एक सिचुएशन बताई, हमने 2 सिचुएशंस बना ली। अब ये दोनों सिचुएशंस बनाने के बाद सवाल क्या उठा, मैं उस पे पहुंचता हूं ट्रांजैक्शन समझ में अगर आपको आ गया तो, कि सर ये जो सिचुएशन 1 है इसमें क्या मीडिया एजेंसी को इंटरमीडियरी माना जाएगा? मीडिया एजेंसी को इंटरमीडियरी माना जाएगा, और अगर इंटरमीडियरी माना गया तो 13(8)(b लगेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, यानी इंडिया हो जाएगा। और वहीं अगर आप कहते हो ये इंटरमीडियरी नहीं है तो 13(2) लगेगा, और 13(2) लगेगा तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की तरफ चला जाएगा। 2 क्लॉज 6 की डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन सेटिस्फाई होते ही वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा। जबकि 13(8) लगा ना तो वो एक्सपोर्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया आ जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया आ जाएगा। तो देयर बाय ये एक इशू उठा कि क्या इसे इंटरमीडियरी माना जाए या ना माना जाए इन सिचुएशन 1। तो इस सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया गया कि सर ये इंटरमीडियरी नहीं है, इसे इंटरमीडियरी नहीं मानेंगे, 13(8) नहीं लगाएंगे, 13(2) लगाएंगे। और नीचे वाली सिचुएशन आपको अपने आप समझ में आ गई होगी कि सर यहां इसे इंटरमीडियरी मानेंगे, 13(8) लगाएंगे, 13(2) एप्लीकेबल नहीं करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ये क्लैरिफाई मेन किया गया है। कुछ और भी इश्यूज इसके अंदर क्लियर किए गए हैं, बट जो मेन क्लैरिफिकेशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सर ऊपर वाले में क्यों इसे इंटरमीडियरी नहीं माना? क्योंकि सर ये कोई एजेंट थोड़ी है जिसे इंटरमीडियरी माने, ये तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे हो रहा है, ये प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे थोड़ी हो रहा है। दिस इज एन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसे 13(8) में कवर नहीं किया जाएगा। तो क्विकली बुक से हम इसको इश्यूज के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। अ फॉरेन कंपनी और अ फर्म हायर्स एन एडवर्टाइजिंग कंपनी और एजेंसी इन इंडिया for advertisement of its goods or services and may enter into a comprehensive agreement with the advertising company or agency encompassing all the issues: media planning, investment planning, creation, designing, strategizing, identification, dealing, procuring, displaying, broadcasting, monitoring वगैरह वगैरह सब। It is a one stop solution, सब कुछ मीडिया एजेंसी करेगा।
In this scenario, media owners raises the invoice to the advertising agency for inventory costs, which are then paid by the advertising agency. आगे आगे करके invoices बनाए जाएंगे. Subsequently, the advertising agency raises invoice to the foreign client for rendering advertising services and receiving the payments in foreign exchange from the foreign client. इसे डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कि फॉरेन क्लाइंट और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कांटेक्ट करते हैं और फिर वो मीडिया ओनर से कांटेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था. इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग हैज बीन क्लैरिफाइड. इशू नंबर 1, क्या ऐसे किस केस में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है उसे इंटरमीडियरी माना जाएगा? तो यहां पर बोला है कि नहीं सर, यहां दो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक आपका और क्लाइंट का और दूसरा आपका और जी नेटवर्क का. इसीलिए यहां पर इसे टू डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाईज मानी जाएगी एंड इसी वजह से ये इंटरमीडियरी नहीं है. यहां पर इंटरमीडियरी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई. 13(8) नहीं लगेगा, 13(2) लगेगा. ये पहला इशू हो गया. दूसरा इशू क्या है? वेदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन क्लाइंट इन इंडिया और द टारगेट ऑडियंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज द रेसिपिएंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 93. ये बड़ी अजीब सी बात है. ये क्या कह रहे हैं कि सर वो जो फॉरेन क्लाइंट है, वो समझो फॉरेन क्लाइंट अमेरिका का है, वो फॉरेन क्लाइंट अमेरिका का है, तो रेसिपिएंट किसे माना जाएगा? जो इंडिया में टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए एड चलाया जा रहा है उसे रेसिपिएंट माना जाएगा, या जो यूएस वाला फॉरेन क्लाइंट है उसे ही रेसिपिएंट माना जाएगा, या फिर यूएस का जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है, जो मीडिया एजेंसी के साथ रेगुलरली कांटेक्ट कर रहा था, बातचीत कर रहा था और उनके बिहाफ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, उसे रेसिपिएंट माना जाएगा? ये सवाल उठा. तो सर अगर आपको 2 क्लॉज 93 डेफिनेशन ध्यान में है तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए. 2 क्लॉज 93 डेफिनेशन में सबसे पहले बोला जाता है कि अगर कंसिडरेशन पेएबल होता है ना, तो रेसिपिएंट उसे माना जाता है जो कंसिडरेशन पे करता है. वेरी सिंपल. और किसी को नहीं माना जाता. तो सर यहां कंसिडरेशन कौन पे करेगा? फॉरेन क्लाइंट ही पे करेगा ना. तो फॉरेन क्लाइंट ही तो रेसिपिएंट माना जाएगा, ना कि उसका इंडिया वाला रिप्रेजेंटेटिव, ना ही इंडिया में वो ऑडियंस जिसके लिए ये एडवर्टीजमेंट्स बनाए गए थे, उनको रेसिपिएंट थोड़ी माना जाएगा. रेसिपिएंट तो क्लाइंट को ही माना जाएगा. यही लिखा है, द रेसिपिएंट मींस द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन. इन द सिनेरियो द फॉरेन क्लाइंट इज लायबल टू पे कंसिडरेशन एंड नॉट द कंज्यूमर्स और द टारगेट ऑडियंस. Further, even if a representative of a foreign client is based in India, including subsidiary हो या related person हो और वो interact कर रहा हो on behalf of the foreign client, if there is an agreement, then also there is not to be considered as a recipient of service. इसीलिए ये clear हो गया कि recipient कौन रहने वाला है? That company जो foreign client है and not the Indian representative or the target audience. ये issue 2 के अंदर clarify कर दिया. फिर issue 3 क्या आया कि सर क्या इसे 13(3) में ले सकते हैं? 13(8) में तो नहीं ले सकते, पर क्या इसे 13(3) में लेके परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस माना जा सकता है? मतलब मैंने आपको क्या कहा, 13(8) में नहीं लेना चाहिए, 13(2) में लेना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडियरी नहीं है. तो एक सवाल ये उठा कि सर चलो 13(8) में नहीं लेना चाहिए, मान गए, क्या 13(3) में लेना चाहिए? अब आप 13(3) रिवाइज करो. 13(3) में 2 पॉइंट होते हैं. 13(3)(a) when the goods are required to be physically made available, and 13(3)(b) when the recipient is required to be physically made available, क्योंकि उसके कुछ पर्सनली उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे मेकअप वगैरह होता है, वो 13(3)(b) में आता है. तो सर यहां वाली सर्विस में क्या कोई गुड्स फिजिकली अवेलेबल किए गए हैं? नहीं. क्या यहां पर रेसिपिएंट का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है? 13(3)(b) वाला नहीं. मतलब ना 13(3)(a) में जा रहा है, ना 13(3)(b) में जा रहा है, तो 13(3) एप्लीकेबल नहीं होगा. अल्टीमेट कंक्लूजन इज ये 13(2) में ही जाएगा. तो इशू 3 के अंदर यही बताया है, 13(3)(a) कैन नॉट बी मेड अवेलेबल, 13(3)(b) कैन नॉट बी कंसिडर्ड एंड देयरबाय दिस विल बी कवर्ड इन 13(2). और अगर 13(2) में कवर हो गया तो एक्सपोर्ट बन सकता है, अगर बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गई तो. क्योंकि आपकी 3 मेन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गई कि लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है. क्योंकि 13(2) लगा, 13(8) लगा होता तो वो कभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बन पाता. और आप जानते हो एक्सपोर्ट बन जाएगा तो जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगा, जिसकी वजह से उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा. ऐसे ही फिर एक इशू 4 बनाया जो एकदम टाइम पास इशू है, क्योंकि ये मैंने आपको जो सिचुएशन 2 बताई वो है. क्या लिखा है यहां पर? एडवर्टीजमेंट कंपनी लोकेटेड इन इंडिया मियरली एक्ट्स एज एन एजेंट एंड द मीडिया ओनर से वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में तो आप एजेंट ही हो ना, आप तो कमीशन ही खा रहे हो ना, तो फिर 13(2) थोड़ी जाएगा, तो 13(8) ही एप्लीकेबल किया जाएगा, बिकॉज यू आर मियरली एक्टिंग एज एन एजेंट. द मीडिया ओनर डायरेक्टली इनवॉइसेस द क्लाइंट. फॉरेन क्लाइंट को सीधे मीडिया ओनर ने ले लिया, तो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उन सर्विसेज को कहां कवर करेंगे? तो उस केस में कहा है कि वो इंटरमीडियरी है
एंड देयर बाय क्योंकि वो इंटरमीडियरी है वो 13(8) के तहत लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है, जो एजेंसी है, उसी की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में रीड नहीं किया क्योंकि मेन आपको बात समझ आ गई होगी, बाकी डॉक्यूमेंट आप रीड करेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई वही इसके अंदर दी है। ये हमने हमारा तीसरा सर्कुलर कंप्लीट कर लिया 13(8)B के रिलेटेड, और अब लास्ट आ जाता है चौथा सर्कुलर हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के डिस्कशन में, द फोर्थ एंड द लास्ट सर्कुलर which is related to cloud computing services. cloud computing services आज के वक्त में आप जानते हैं कि हर चीज जो हम अपने डिवाइस में स्टोर करते हैं उसे हम चाहें तो क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में मोबाइल की स्पेसेस अगर कम है और आप उस स्पेस को एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो आप उस केस में बहुत सस्ते में क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जैसे आप जीमेल क्लाउड, गूगल ड्राइव और ये सब यूज करते हैं, या एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आई क्लाउड सर्विसेज आप यूज करते हैं, ये सब आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हो गई। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं इसके रिलेटेड अगेन कुछ डाउट उठा, उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये अगेन एक सर्कुलर क्रिएट किया गया है। तो सर अगेन पहले तो ये किस चीज के रिलेटेड है, तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू कि ये जो हम कंटेंट करने वाले हैं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई किस में जाएगा, क्या ये 13 सबसेक्शन 2 में जाएगा या किसी स्पेसिफिक सेक्शन 13 के अंदर कवर किया जाएगा। तो इसे समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम इसे। ये डायग्राम के थ्रू आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। इस डायग्राम को देखो आप और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। होता क्या है देखो, आप एक एंड यूजर हो, आप एक एंड यूजर हो। आप अपना एग्जांपल लेके देखो, जैसे आपके हाथ में एक एप्पल का मोबाइल है, जैसे मेरे हाथ में ये आईपैड है, वैसे आपके हाथ में एक एप्पल का मोबाइल है। अब आपको कुछ स्टोरेज करना है, आपको कुछ स्टोरेज करना है तो आप आई क्लाउड की सर्विसेज लेते हैं, आई क्लाउड की सर्विसेज लेते हैं। आई क्लाउड की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? एप्पल। एप्पल जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, एप्पल प्रोवाइड करता है। बट अब एप्पल इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, इंडिया में एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंडिया में एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसे हम डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, DHSP, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो मतलब कि आप समझो, यहां पर अगर मैं डायग्राम बना के डिस्कस करूं तो आप एंड यूजर हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, आपका मोबाइल का डेटा फुल हो गया है, जो एक पे पास स्टोरेज होती है वो फुल हो गई है, आपके मोबाइल में और जगह नहीं है। अब आपको और जगह चाहिए तो नया मोबाइल लेने से बेहतर है आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज लें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देने के लिए आप किसके पास गए? एप्पल के पास गए। एप्पल आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आई क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये जो एप्पल आई क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इसके रिलेटेड एप्पल ने क्या किया, इंडिया में एक कंपनी को कांटेक्ट किया जो डेटा होस्टिंग करती है। तो ये आउटसाइड इंडिया है। भाई एप्पल चाहे तो इंडिया में अपने फिजिकल सर्वर्स बना सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, पूरी तैयारी कर सकता है और खुद ही ये आई क्लाउड सर्विसेज दे सकता है। लेकिन एप्पल अपनी ईजेस के लिए, अपनी चीजों को आसान रखने के लिए क्या करेगा, हर देश में एक किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिस कंपनी ने इंडिया में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है, जिसे हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। और ये क्या हो जाएंगे? डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। इनका लोकेशन इंडिया में है, ये सप्लायर हो गए। और ये किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? एप्पल को। यानी कि जो हमारा डिस्कशन है इस सर्कुलर के अंदर, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर एंड डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, कि इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ये 13(8) इंटरमीडियरी के रूप में जाएगा? मतलब कि क्या यहां डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर पे 13(8) लगा के प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे कि नहीं सर ये तो एक इंटरमीडियरी है ही नहीं और 13(2) में लेके जाएंगे और 13(2) के तहत इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। अगेन वही मुद्दा जो पिछले सर्कुलर में था, क्योंकि एक में लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा और एक में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो हम यहां पर ये आई क्लाउड सर्विसेज जो आपने ली उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारा फोकस एरिया नहीं है। हमारा फोकस एरिया तो ये है कि एप्पल जो इस तरीके से किसी इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें वो कंपनी उसे डेटा होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो इनवॉइसिंग की जाएगी, इस इनवॉइस के ऊपर जीएसटी लगाते वक्त जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी? क्योंकि अगेन आपको समझ आना चाहिए 13(8) हो गया तो जीएसटी लग जाएगा, और अगर 13(2) हुआ
तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया आ जाएगी, रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी, जिससे वो क्वालिफाई होके क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन गया तो वो जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगा। तो देयर बाय ये इशू उठा इस सर्कुलर के अंदर कि अगेन ये वाला केस 13(8) के अंदर जाएगा या 13(2) के अंदर, जिसमें 13(8)(b) के अंदर आपको फॉल करने की बात की जा रही है। तो पहले थोड़ा सा इसका थियरी कंटेंट देखो। डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर in India offer storage space and technical infrastructure to hold data for foreign cloud computing service provider। तो यहां पे डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इंडियन है और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो फॉरेनर कंपनी है, यानी कि वो एप्पल कंपनी जैसी हो गई। These cloud computing service provider rely on Indian data center to securely store and manage large amount of information। They allow them to serve their clients विदाउट हैविंग देयर ओन फिजिकल स्टोरेज इन इंडिया। तो एप्पल को अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए, अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए फिजिकल स्टोरेज इंडिया में नहीं लाना पड़ता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर लेते हैं, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर विल यूज द डेटा सेंटर ऑफ डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। जिसमें डेटा होस्टिंग सर्विस मतलब क्या, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर या तो खुद की प्रीमाइसेस ओन करेगा या डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर भी किसी से लीज पे लेगा जगह। It independently procures infra human resources, handles all the aspects of rent, software, hardware, वो सब कुछ देखेगा, operations handle करेगा, infrastructure monitoring, IT management सब कुछ करेगा। There is no contact between data hosting and end user। end user और data hosting service provider के बीच में कोई contact नहीं है। जो contact है उसका cloud computing service provider के साथ है। data hosting service provider data hosting service provide करेगा to cloud computing service provider on a web platform for the purpose of collecting, storing, processing, distributing large amounts of data। data hosting services are not passive। ये नहीं कि data hosting service ने अपनी जगह दे दी और हो गया, भाई उसको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ उसे मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ उसे देखना पड़ेगा, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा इन सर्विसेज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए। वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज दे रहा है विथ रिगार्ड टू डेटा होस्टिंग, जिसमें डेटा सेंटर ऑपरेट करना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई मेंटेन करना, बैकअप जनरेटर रखना, फायरवॉल सर्विसेज देना, मॉनिटरिंग वगैरह करना, ये सब होगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग वाले की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू वेरियस एंड यूजर्स वगैरह वगैरह। द एंड यूजर्स एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट थ्रू द टेक्नोलॉजी होस्टेड ऑन डेटा सेंटर। तो जो एंड यूजर है जैसे कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर मुझे डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के मैनेज प्लेटफॉर्म पे स्टोरेज करके देगा या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेगा। क्लैरिफिकेशन, ये तो हमारा जनरल नॉलेज की बात हो गई। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन विथ रिगार्ड टू डेटा होस्टिंग सर्विसेज? इट इज ऑब्जर्व दैट डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू सीसीएसपी ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। आपको भी समझ आ गया होगा अभी तक। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर एक एजेंट है, वो सिर्फ इंटरमीडिएरी की तरह काम करके कमीशन खा रहा है? नहीं, वो तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा है सीसीएसपी के साथ, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ। यानी यहां 13(8) नहीं लगेगा। पहली बात, दे आर नॉट एक्टिंग एज अ ब्रोकर of service between cloud computing and end user। दूसरी बात, data hosting services provided cannot be considered in relation to the goods made available by the said cloud computing service provider to data hosting service provider। इस पर 13(3) भी नहीं लगेगा। This is not goods which are required to be physically made available, क्योंकि यहां पर तो डेटा होस्टिंग वाले को खुद का प्लेटफॉर्म मेंटेन करना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी है क्लाउड कंप्यूटिंग वाले ने अपनी कोई जगह दी है उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसे खुद ही मेंटेन करना पड़ रहा है, तो इस पे 13(3) भी नहीं लगेगा। Data hosting services cannot be considered as services provided indirectly in relation to immovable property। ये कोई immovable property related सर्विस है, आप ऐसा भी नहीं मान सकते। अब immovable property related कोई सर्विस मान भी लेते तो भी 13(2) लगता। तो यहां तो वो है ही नहीं ना, क्योंकि सेक्शन 12 में ऐसा होता है कि immovable property के रिलेटेड अलग एक सेक्शन होता है, यहां तो कोई अलग सेक्शन ही नहीं होता। बट क्लैरिफाई किया है कि ये कोई immovable property की रेंटिंग भी नहीं है कि आप इसे खाली रेंटिंग ऑफ immovable property मान लो। एंड देयर बाय अगर ये सब क्लियर हो गया तो यहां क्या लगेगा, 13 subsection 2। दैट इज द कंक्लूजन, 13 subsection 2 लगेगा। इसका मतलब जो हमने यहां पर डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अंदर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आप कहोगे यूएस is the place of supply, that is the location of recipient and this is the location of supplier। तो ये एक्सपोर्ट बन पाएगा अगर बाकी कंडीशंस फॉरेन एक्सचेंज वाली और वो सारी बातें भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यही यहां पर कंक्लूड फाइनली किया हुआ है, thus it will be made as an export of service subject to fulfillment of other condition। इसी चीज को यहां पर ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो आप एंड यूजर हो और एंड यूजर
यूएस वाले क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, और यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास आता है। तो ये जो डेटा होस्टिंग सर्विस है इस पे क्या लगाया जाएगा 13(2) और 13(2) लग गया तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा यूएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है इंडिया, और अगर कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा मिल गया एंड दे आर नॉट मियरली एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, पांचों बातें आपकी सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या बन जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा फोर्थ सर्कुलर कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर जो चारों सर्कुलर्स कवर करने थे वो कवर कर लिए हैं। तो आपने चारों सर्कुलर्स में क्या क्या कवर किया, ब्रीफली कवर करें तो पहला आपने 10(1) CA के रिलेटेड कवरेज किया कि एड्रेस ऑफ बिल अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो क्या लेना है, डिलीवरी एड्रेस लेना है। दूसरा आपने 13(8) के रिलेटेड बैंकिंग सर्विसेज जो एफपीआई को प्रोवाइड की जा रही है ऑफ कस्टोडियल सर्विस, उसमें क्लियर किया 13(8) नहीं लगेगा, 13(2) लागू किया जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने कवर किया कि ये जो आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए सब कुछ वन स्टेप सॉल्यूशन दे रहे हो, इसके अंदर भी 13(8) नहीं लगेगा, 13(2) लगेगा, 13(3) भी नहीं लगेगा और रेसिपिएंट फॉरेन क्लाइंट को ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं दे रहे, आप खाली मिला के दे रहे हो, एज एन एजेंट काम कर रहे हो, कमीशन खा रहे हो, तो फिर 13(8) एप्लीकेबल किया जाएगा। और चौथा लास्ट सर्कुलर जो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो इंडिया में लोकेटेड है और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसमें ना 13(8) लगेगा ना 13(3) लगेगा, उसमें 13(2) ही आपका एप्लीकेबल कर दिया जाएगा एंड इस तरीके से वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। So that's it, our third chapter place of supply is done. Moving on to the next chapter, that is chapter number 4. हम exemptions from GST का डिस्कशन अब ले रहे हैं। So exemptions from GST में हमारा पहला अपडेट हुआ है, एक नई एंट्री ऐड की गई है, एंट्री नंबर 66A, जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस को एग्जेम्प्ट कर रही है। एंट्री 66A में क्या डाला गया है, सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन provided by Central State Educational Board or Council or any other similar body by whatever name called to a school established, owned or controlled by central government, state government, union territory, local authority, governmental authority or governmental entity। क्या है ये सर? सर किसी भी स्कूल को किसी बोर्ड के तहत एफिलिएट होना पड़ता है। अगर आपको कोई भी स्कूल रन करनी है तो सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड, ऐसे किसी बोर्ड से आपको एफिलिएट करना पड़ता है और इसके लिए कुछ एफिलिएशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यानी सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, सीबीएसई, और सर्विस रेसिपिएंट कौन हो गया, स्कूल। इस तरीके से ये जो एफिलिएशन चार्जेस पे किए जाते हैं इसके रिलेटेड हमने पढ़ा होता था कि ये फुल्ली टैक्सेबल किए जाते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन नहीं था। लेकिन अब एंट्री नंबर 66A डाल के कहा गया है कि सर्विस प्रोवाइडर ऐसा कोई भी बोर्ड है जो एफिलिएशन की सर्विसेज दे रहा है किसी ऐसी स्कूल को जिसे ओन या कंट्रोल किया जा रहा है बाय सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, तो उस केस में उस एफिलिएशन सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं। तो मतलब सर सारी एफिलिएशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं हुई है, खाली गवर्नमेंट स्कूल्स को जो एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है खाली वही एग्जेम्प्ट की गई है। इसी एंट्री की वजह से गवर्नमेंट ने 2 सर्कुलर्स भी निकाले इस एंट्री को और क्लैरिफाई करने के लिए। हम पैरेलली उन दोनों सर्कुलर्स को भी अगर देख लें, पहले सर्कुलर में उन्होंने कहा कि सर एफिलिएशन सर्विसेज तो यूनिवर्सिटीज भी कॉलेजेस को प्रोवाइड करती है। जैसे आप जिस भी कॉलेज में बीकॉम, बीबीए व्हाटएवर कर रहे होगे, उस कॉलेज के अंदर भी तो आपने पढ़ा होगा ना कि इट इज एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी भी एफिलिएशन चार्जेस देती है उस कॉलेज से। तो सवाल उठा कि क्या ये भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा या फिर ये टैक्सेबल ही रखा जाएगा। तो सर आपने अभी अभी एंट्री पढ़ी, एंट्री के अंदर हमने सिर्फ क्या कहा है, बोर्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल, बाकी चीजें नहीं कही। मतलब ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी कॉलेज को एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, पहले भी टैक्सेबल था और अभी भी टैक्सेबल है। तो ये पहले सर्कुलर में इन्होंने क्लियर किया, द एक्टिविटी ऑफ एफिलिएशन इज टू मॉनिटर एंड इंश्योर whether the institution possesses the required infrastructure in terms of space, technical prowess, financial liquidity, faculty strength, and thereby eligible for privileges to conduct the course or program of study for the degree or title extended by the university to the students. The affiliation services provided by the universities are not related to the admission of student. इसका admission से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम जानते हैं
एडमिशन रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो एग्जेम्प्ट होती है. इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी दैट एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी टू कॉलेजेस आर नॉट कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ एग्जेम्पशन. ये एग्जेम्पशन में नहीं आते. इसका मतलब ये क्या किए जाएंगे? टैक्सेबल. ये पहला क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया. यूनिवर्सिटी टू कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी टू कॉलेज जो भी एफिलिएशन सर्विसेज है वो फुल्ली टैक्सेबल की जाएगी. दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या दिया इन्होंने? एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय सच बोर्ड्स अदर सिमिलर बॉडीज टू स्कूल्स. स्कूल्स के रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया. जो एक बोर्ड स्कूल को एफिलिएशन सर्विसेज दे रहा है उसका क्या? तो इसमें इन्होंने कहा द एक्टिविटी ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड इज टू मॉनिटर एंश्योर वेदर द स्कूल possesses द इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसेस, फैकल्टी स्ट्रेंथ, वही सारी बातें. द एफिलिएशन इज नॉट रिलेटेड टू admission of student. Thereby it has been clarified by CBIC that service of affiliation provided to school or other similar bodies are taxable. यानी कि अगर स्कूल को किसी बोर्ड ने एफिलिएशन सर्विसेज दी है तो वो भी टैक्सेबल ही रहेगा. लेकिन सिर्फ एक चीज एग्जेम्प्ट है, और वो एक चीज एग्जेम्प्ट क्या है? इफ इट इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट स्कूल्स. गवर्नमेंट स्कूल्स यानी एनी स्कूल दैट इज एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी, इनमें से कोई भी स्कूल को अगर ओन, कंट्रोल या एस्टैब्लिश किया है तो उस केस में वो एफिलिएशन सर्विसेज जो मिली है सिर्फ वही एग्जेम्प्ट होगी. यानी कि सर आप इसको कंक्लूड कर सकते हो इस एंट्री नंबर 66A को, और कंक्लूड करके इतना ही कहना है आपको, एफिलिएशन सर्विसेज बाय बोर्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल इज एग्जेम्प्ट, रेस्ट एनीथिंग इज टैक्सेबल. बाकी सब टैक्सेबल रहने वाला है. ये एजुकेशनल सर्विसेज का हमारा पहला डिस्कशन हो गया. एजुकेशनल सर्विसेज में एक और सर्कुलर आया है, एक और छोटा सा इजी सा सर्कुलर आया है कि जो अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं विच इज कंडक्टेड बाय एफटीओ विच इज अप्रूव्ड बाय डीजीसीए. तो होता क्या है, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं कि प्लेन उड़ाने के लिए जो आपको ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं वो एफटीओ कराता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कराती है. और ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको अप्रूवल किन्होंने दिया होता है? डीजीसीए ने. डीजीसीए ने इनको अप्रूवल दिया होता है. तो पूछा जा रहा है कि डीजीसीए ने जो इस तरीके से एफटीओस को अप्रूवल दिया होगा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसके तहत फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग का कोर्स कराती है, जिसके लिए जो चार्जेस लेती है, तो उन चार्जेस पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा? तो इस सर्कुलर को निकाल के क्लैरिफाई किया गया, नहीं, इसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा. बिकॉज जब तक आप ये कोर्स नहीं करेंगे तब तक आपने वो जो करिकुलम डिजाइन किया हुआ है जिससे आप ट्रेन हो चुके हैं इन द एरिया ऑफ फ्लाइंग, वो कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा. एंड देयरबाय एज इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम which has been mandated, thereby इसके जो भी चार्जेस या कंसिडरेशन लिए जाएंगे स्टूडेंट से वो फुल्ली एग्जेम्प्ट ही रखा जाएगा. क्विकली रीड कर लेते हैं. DGCA, that is the Directorate General of Civil Aviation, approves flying training organization as well as also approves the flying training courses and mandates the requirement of course completion to successful candidate in terms of Aircraft Act 1934 and rules prescribed. Therefore, the approved flying training courses conducted by FTOs approved by DGCA, wherein DGCA mandates the requirement of a completion certificate, are exempt as services provided by educational institution for the purpose of obtaining a qualification recognized by any law to its student, faculty, staff are exempt from levy of GST. तो एक डायग्राम बना के आपको समझाया है. DGCA कोर्सेज अप्रूव करता है जो अप्रूव्ड एफटीओ रन करता है. अप्रूव्ड एफटीओ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है. जब वो उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो कैंडिडेट्स ने जो भी उसके लिए चार्जेस दिए होंगे वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है. दैट्स इट. ये हमारा पहला डिस्कशन कंप्लीट हो गया एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर जो आपके अपडेट्स और चेंजेस किए गए हैं. अब आप सेकंड पॉइंट पे आ जाते हो विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज. गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में क्या किया गया है? 3 नई एंट्रीज ऐड की गई है. They have added 3 new entries, entry 9E, entry 9F and entry 9G करके 3 एंट्रीज ऐड की गई है. आप गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में जानते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में हमने एंट्री 6, 7, 8, 9 ये सारे पढ़े होते हैं, और हमने कहा होता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज एक्सेप्ट अ फ्यू सारे के सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाते हैं. बट इसी के अंदर हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी पढ़ा होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की हमने कहा होता है सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है, सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है, और वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही जाती है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं जाती है. ऑफ कोर्स जो आपका नॉन एसी या नॉन फर्स्ट क्लास कोच के डब्बे होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की हम बात करते हैं उसे एग्जेम्प्ट रखा जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, जिन गुड्स के लिस्ट के अंदर अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो उस केस में भी उसे एग्जेम्प्ट रखा जाता है. बट अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो भी अदर सर्विसेज हैं वो सब टैक्सेबल होती है और सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है. ये बात आप जानते हैं.
अब इन्होंने 3 एंट्रीज डाल के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की यानी भारतीय रेल की कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया है। एग्जेम्प्ट कर दिया है कि इन सर्विसेज को हम टैक्सेबल करने वाले नहीं हैं, और ऐसी 3 एंट्रीज डाली गई है। बहुत सिंपल 3 एंट्रीज डाली गई है। जैसे पहली एंट्री में क्या लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स। इंडियन रेलवेज ने इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड की है। कौन सी? ये 4। अगर ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जैसे आपने कभी भी रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा होगा तो आपको दिखेगा उस पे जीएसटी नहीं है। प्लेटफॉर्म टिकट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, रिटायरिंग रूम या वेटिंग रूम्स। वेटिंग रूम्स में आपको कई बार वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर कुछ चार्जेस लिए गए, क्योंकि आप एक्सेस समय के लिए वेट करते हो तो कुछ चार्जेस आपको दिए पड़ते हैं, ये जो चार्जेस हैं उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्लोक रूम सर्विसेज। क्लोक रूम सर्विसेज क्या होती है? जहां आप लगेज रखते हैं। तो रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम हो गया जहां आप खुद रुकते हैं, और क्लोक रूम हो गया जहां आप लगेज रखते हैं। तो लगेज रखने के लिए अगेन कुछ चार्जेस अगर आपसे लिए हैं तो उन चार्जेस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज। ये आपने रिसेंटली रेलवे स्टेशंस पे देखा होगा कि बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलती है। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं, या फिर कोई हैंडीकैप पर्सन होता है या किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या लगेज ज्यादा होता है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज होती है। उसके लिए जो भी आपसे चार्जेस लिए हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है कि इंडियन रेलवेज अगर इंडिविजुअल्स को ये 4 सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ऐसी एक और एंट्री क्या डाली है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू अनदर जोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आपने ट्रेन के डब्बों पे या कई बार ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त देखा होगा सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, ऐसे करके अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ये जितने जोन्स हैं वो एक दूसरे को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एंट्री नंबर 9G में डाला गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बाय वे ऑफ व्हाट, allowing Ministry of Railways to use the infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration, and services of maintenance supplied by Ministry of Railways to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration। थोड़ा सा ब्रीफ में इसका लॉजिक बता देता हूं तो एंट्री आपको इजीली समझ आ जाएगी। एंट्री के अंदर 2 चीजें एग्जाम की है, 2 चीजें एग्जाम की है, इसलिए मैंने एंड को सर्कल किया। पहले एक पार्ट है जिसमें बोला है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इंडियन रेलवेज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, और दूसरे पार्ट में बोला है इंडियन रेलवेज एसपीवी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इस तरीके से 2 चीजें एग्जाम की है। सर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? भारतीय रेल क्या करती है कि ये जहां पर भी ट्रैक्स बिछाने हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी पर्टिकुलर कंपनी को, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट देती है उसे स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाता है, क्योंकि उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना होता है कि ट्रैक्स बिछा के देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देना, वायरिंग करके देना और ऐसी सारी चीजें। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसने कंसीडरेशन लेके ये ट्रैक्स बिछा के दिए हैं जिन ट्रैक्स का इस्तेमाल अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कर रही है। तो इसके लिए जो भी चार्जेस पे किए जाते हैं टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल बाय द इंडियन रेलवेज उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऐसे ही अब ये ट्रैक्स बिछ गए, अब ये ट्रैक्स को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यूज कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जब इन्हें यूज कर रहा है तो इसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कई बार खर्चा करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? स्पेशल पर्पस व्हीकल को। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कह दिया कि ये भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, मतलब दोनों सिचुएशंस एग्जेम्प्ट है। वेरी सिंपल, स्पेशल पर्पस व्हीकल टू इंडियन रेलवेज और इंडियन रेलवेज टू स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए जो भी कंसीडरेशन चार्ज किया होगा, जो भी सर्विसेज के लिए टू मेंटेन, ऑपरेट एंड बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे हम फुल्ली एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं। ये गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में हमारी ये 3 पहले तो एंट्रीज ऐड कर दी गई। इसके अलावा और गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में क्या हुआ? आपने एक एंट्री नंबर 4 पढ़ा हुआ होता है, उस एंट्री नंबर 4 में कोई अपडेट नहीं है। एंट्री नंबर 4 वैसे का वैसे ही है, लेकिन एंट्री नंबर 4 के अंदर जो आपने पढ़ा होता है उसके रिलेटेड एक चीज क्लैरिफाई की गई है। आपने एंट्री नंबर 4 में क्या पढ़ा होता है कि कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है विच इज इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी एज पर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की जो भी सर्विसेज होती है जो वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो म्युनिसिपैलिटी को इंटरेस्टेड है, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां क्लैरिफाई किया गया है कि रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो अगेन एक बॉडी है टू रेगुलेट रियल एस्टेट सेक्टर इन आवर कंट्री,
तो रेरा को भी एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी है ऐसा बता दिया गया है। इसका मतलब अगर रेरा कोई भी तरह का कलेक्शन करता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेरा अगेंस्ट सर्टेन कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी कलेक्शंस, तो आप क्या कहोगे, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। रीड कर लेते हैं। रेरा इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रेरा एक्ट। रेरा परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग which falls under entry 1 and entry 2 of 12th schedule of the Indian Constitution. RERA is a governmental authority and is covered under scope of entry number 4. It is hereby clarified that the statutory collection made by RERA are covered under entry number 4 and thus exempt from GST. तो very simple, ये हमारा दूसरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज का। अब तीसरे डिस्कशन पे आ जाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के रिलेटेड। तो पहला डिस्कशन था हमारा विथ रिगार्ड टू एजुकेशन, दूसरा डिस्कशन हमने किया विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंटल, तीसरा डिस्कशन हम कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट। एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है क्योंकि इंडस्ट्री में इस चीज को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा था, अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग तरह की डिमांड्स रेज कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाल के इन सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर दिया। हो क्या रहा था, समझो मैंने अपना सामान ट्रांसपोर्ट कराया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं 5,000 रुपए, 5,000 रुपए पे 5% जीएसटी लगना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे। अब जब मैं ट्रांसपोर्टेशन करा रहा हूं तो ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले बंदे से ही मैं लोडिंग भी करा रहा हूं, अनलोडिंग भी करा रहा हूं, पैकिंग भी करा रहा हूं, ये सब कुछ एंसिलरी चीजें भी करा रहा हूं। तो सवाल ये उठा कि ये जो एंसिलरी चीजें कराई जा रही है इसे कॉम्पोजिट सप्लाई मान के मेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जो रेट है वही लगाई जाएगी या इसे अदर सर्विसेज मान के इसके ऊपर 18% की रेट लगा दी जाएगी। तो कई जगहों पे डिस्प्यूट हो रहा था कि इसे अदर सर्विसेज माना जाना चाहिए, इसे कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं माना जाना चाहिए एंड देयर बाय इसके ऊपर 5% की नहीं पूरे 18% की रेट लगा दी जाएगी जो आपने अदर सर्विसेज ली होगी अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं किसी जीटीए के पास जाके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेने के साथ साथ अगर पैकिंग अनलोडिंग ये सब भी चीजें करा रहा हूं तो उस पे जीएसटी रेट मेन वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले ट्रांजैक्शन की लगाई जाएगी या फिर अलग से लगाई जाएगी, चाहे इनवॉइस साथ में बनाया हो या अलग अलग बनाया हो। ये सवाल उठा तो उस केस में इन्होंने सर्कुलर में गवर्नमेंट ने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्लैरिफाई किया कि देखो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले रहे थे और उसकी वजह से बाकी चीजें भी ले रहे हो तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। अब आप इनवॉइस अलग बनाओ या इनवॉइस एक साथ बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की रेट है वही रेट ओवरऑल बिल पे लगाई जाएगी, यानी बाकी सर्विसेज पे भी वही रेट एप्लीकेबल कर दी जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई आपकी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है। और फिर इसी सर्कुलर में क्लियर कर दिया, हालांकि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लोडिंग अनलोडिंग की सर्विसेज पे ही हमने कह दिया ट्रांसपोर्टेशन की रेट लगेगी। अगर आपने किसी से सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग कराई है, ट्रांसपोर्टेशन कराया ही नहीं है, सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग कराई है तो फिर जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस का टैक्स रेट है वही एप्लीकेबल किया जाएगा, फिर थोड़ी वो कोई कॉम्पोजिट सप्लाई बन रहा है। तो आप रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा। इट इज क्लेरिफाइड बाय सीबीआईसी दैट एंसिलरी or incidental services provided by GTA in the course of transportation by road such as loading, unloading, packing, unpacking, transshipment, temporary warehousing will be treated as composite supply of transport of goods. The method of invoicing used will not alter the nature of the composite supply. Invoicing अलग की हो या साथ में की हो से फर्क नहीं पड़ता। However, if the services are not provided in the course of transportation of goods and are invoiced separately, these services will not be treated as कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली अगर आपने अलग से ही प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, आपने टेम्पररी वेयरहाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड की है, ट्रांसशिपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की है या लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उस पे सेपरेट ही माना जाएगा क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टेशन के साथ नहीं किया है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये किया है तो ट्रांसपोर्टेशन की ही रेट पूरे के पूरे बिल पे लगा दी जाएगी, चाहे आपने बिल अलग बनाया हो या साथ में बनाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन हो गया। उसके बाद हमारा एक चौथा डिस्कशन आता है which is related to interest। इंटरेस्ट के रिलेटेड आपने पढ़ा होता है कि इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है ऑन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट के अंदर ही पढ़ाते वक्त आपको ये क्लियर किया जाता है कि जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस होते हैं, डिलेड पेमेंट चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड होता है, ये सब टैक्सेबल किए जाते हैं, इन पे जीएसटी लगता है। इसी डिस्कशन के रिलेटेड एक सर्कुलर आया क्योंकि एक इशू क्रिएट हुआ, उस इशू को क्लैरिफाई किया गया। इशू क्या क्रिएट हुआ? इशू ये क्रिएट हुआ कि समझो दो पर्संस रिलेटेड हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये रिलेटेड पर्संस हैं। ये रिलेटेड पर्संस के बीच में एक लोन का ट्रांजैक्शन हुआ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को समझो लोन दिया और उसके सामने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या प्रोवाइड किया? इंटरेस्ट। तो सर लोन का ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन इन मनी होता है, ना वो गुड्स होता है ना वो सर्विस होता है, और जो इंटरेस्ट दिया गया
वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट को हमने क्लियरली नोटिफिकेशन के अंदर एग्जेम्प्ट किया हुआ है, नोटिफिकेशन 12/2017 के अंदर जो हम रीड कर रहे हैं। तो सवाल किस चीज पे उठा? सवाल इस चीज पे उठा कि सर ये दोनों रिलेटेड पर्सन है, ये दोनों रिलेटेड पर्सन है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है पैराग्राफ 2 में कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, उनके बीच में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुई है और वो बिना कंसिडरेशन के हुई है, बिना कंसिडरेशन के हुई है, लेकिन इन कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, तो उसे सप्लाई माना जाता है। तो यहां डिस्प्यूट ये उठा कि इनके बीच में जो इंटरेस्ट है वो तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, बट यहां कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगाए गए। जबकि आइडियली अगर रिलेटेड पर्सन नहीं होते, आप किसी बैंक से लेते तो आप लोन प्रोसेसिंग चार्जेस देखते, एंड अगर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस देखते तो उस पर जीएसटी लगता। तो देयर बाय सवाल ये उठा कि इस ट्रांजैक्शन में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लिए तो नहीं गए, बट लिए जाने चाहिए, एंड क्योंकि लिए जाने चाहिए, हम लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कितना बनता है उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उसकी वैल्यू पे हम जीएसटी लगाएंगे। ये सवाल उठा कि क्या ऐसा करना होगा या ऐसा नहीं करना होगा। तो सर्कुलर निकाल के गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि सर देखो, जब आप किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन सब से किसी से लोन लेते हो ना, तब लोन प्रोसेसिंग चार्जेस इसलिए लगते हैं क्योंकि बैंक को आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी होती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, इसीलिए लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। जब दो रिलेटेड पर्सन एक दूसरे से लोन ले रहे हैं, एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में अगर कोई लोन प्रोसेसिंग चार्ज बनता ही नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये दो रिलेटेड पर्सन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का लोन प्रोसेसिंग चार्ज वैल्यू करके उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इस सर्कुलर के अंदर पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन भी क्लैरिफाई किया गया और ओवरसीज एफिलिएट टू एन इंडियन एंटिटी भी क्लैरिफाई किया गया। ऐसा भी होता है ना कि भाई मेरा हेड ऑफिस मलेशिया में है और ब्रांच इंडिया में है, तो हेड ऑफिस मलेशिया ने इंडियन ब्रांच को लोन दिया है, तो सवाल वहां पे भी तो उठता है कि यहां पर भी क्या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस का एस्टीमेट लगा के उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना होगा। तो इस सर्कुलर ने दोनों जगहों पे क्लैरिफाई किया कि रिलेटेड पर्सन के बीच हो या ओवरसीज एफिलिएट इंडियन एंटिटी को दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है ही, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो दिए ही नहीं गए। बट अगर सर समझो मैं ऐसा कह दूं कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस दिए गए, सच में दिए गए, अगर दिए गए तो फिर टैक्सेबल करना ही है, बट अगर दिए ही नहीं गए तो आप ये नहीं कहोगे नो कंसिडरेशन था और उसकी वैल्यू करके उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। रीड कर लेते हैं। इन केस वेयर अ लोन इज ग्रांटेड बाय अ पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन or by an overseas affiliate to its Indian entity may not require to follow credit assessment processes as which is followed by an independent lender. That is, there may not be the activity of processing the loan and no consideration in the nature of processing fee administrative charges is involved in granting such a loan. Therefore, services of processing the loans by banks independent lenders vis-a-vis the loans provided by related party cannot be placed on equal footing. Accordingly, in cases where no consideration is charged by the person from the related person or by an overseas affiliate from its Indian party for extending loan other than by way of interest or discount, it cannot be deemed to be a supply of service. आप उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाने वाले हैं। ये हमारा फोर्थ डिस्कशन हो गया इंटरेस्ट के रिलेटेड। हमारा फिफ्थ डिस्कशन आता है इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड। आपने इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड एंट्रीज पढ़ी होती है कि ये सारे जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा और ऐसे ये सारे लाइफ इंश्योरेंस कि प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। आपने स्पेसिफिक लिस्ट पढ़ी हुई है जो मैंने यहां पर आपको रिप्रोड्यूस करके दी है। एंट्री नंबर 35 के अंदर आपने ये सारी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज पढ़ी होती है, एंड ऐसी एंट्री नंबर 36 के अंदर आपने ये सारी लाइफ इंश्योरेंस पढ़ी होती है, और एंट्री नंबर 40 स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को इंश्योरेंस सर्विसेज दी जाती है तो आपने पढ़ी होती है। इनमें कोई चेंज नहीं है। ये तीन एंट्रीज मैंने आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए दी है। आपने एक एंट्री और पढ़ी होती है एंट्री नंबर 36A, जिसके अंदर बोला होता है कि ये जो ऊपर जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, अगर इनका री इंश्योरेंस कराते हो तो री इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम होगा उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहां पर पढ़ते हैं आम आदमी बीमा योजना, तो आम आदमी बीमा योजना के प्रीमियम पे कोई जीएसटी नहीं होगा। अब वो जो आम आदमी बीमा योजना का इंश्योरेंस पॉलिसी कराया गया, उससे जिसने इंश्योर कराया उस इंश्योरेंस कंपनी ने उसे आगे इंश्योर कराया और सेफ होने के लिए, रिस्क कम करने के लिए, तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। तो वो री इंश्योरेंस का जो प्रीमियम लगा होगा बिकॉज ऑफ आम आदमी बीमा योजना, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पर अब एक सवाल क्या उठा जिसकी वजह से ये क्लैरिफिकेशन ऐड किया गया एंट्री नंबर 36A में, जिसकी वजह से मैंने इतनी कहानी आपको बताई कि क्या रेट्रोसेशन भी एग्जेम्प्ट होगा।
तो अब जैसे ये वर्ड सुनोगे आपके मन में आएगा सर ये रेट्रोसेशन क्या होता है। रेट्रोसेशन का मतलब होता है री इंश्योरेंस कराने वाले ने भी आगे री इंश्योरेंस कराया। मतलब एक होता है आपने इंश्योरेंस कराया तो किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, समझो ए कंपनी है, ए कंपनी ने इंश्योरेंस कर दिया, ए कंपनी ने आगे जाके किसी बी कंपनी से री इंश्योर कराया, ये री इंश्योरेंस की सर्विस हो गई। और अब बी कंपनी ने आगे जाके इसे सी कंपनी से री इंश्योर कराया, तो जब बी कंपनी ने आगे जाके सी कंपनी से री इंश्योर कराया ना तो उसे रेट्रोसेशन कहते हैं, यानी री इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस कराना, यानी कि और सेफ होने के लिए और रिस्क कम करने के लिए ऐसा कराया जाता है, जो रेट्रोसेशन कहते हैं इसे हम। तो सवाल क्या उठा कि सर इंश्योरेंस प्रीमियम तो एग्जेम्प्ट था, जो हमने एंट्री 35, 36 और 40 के अंदर पढ़ा, उसका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट था, तो क्या री इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा? तो इन्होंने एक एंट्री डाल के क्लियर किया कि यस, री इंश्योरेंस इंक्लूड्स रेट्रोसेशन सर्विसेज, उसे भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो बहुत सिंपल है, खाली इतना ध्यान में रखना, रेट्रोसेशन की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होती है, ऑफ कोर्स उन्हीं चीजों का जिनका ओरिजिनल एग्जेम्प्ट था। इसीलिए तो ऊपर वाली एंट्रीज आपको रिप्रोड्यूस करके यहां पर दी। अगर ओरिजिनल वाला ही टैक्सेबल है तो उसका री इंश्योरेंस भी टैक्सेबल होगा और उसका रेट्रोसेशन भी टैक्सेबल होगा। ओरिजिनल वाला एग्जेम्प्ट होगा तो ही उसका री इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होगा और उसका रेट्रोसेशन भी एग्जेम्प्ट आपका कर दिया जाएगा। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्कशन कवर हुआ। इसके बाद एक स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर एंट्री नंबर 69 आपने पढ़ी होती है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह बदला तो उसको मॉडिफाई कर दिया। आप इस एंट्री को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या असेसमेंट एजेंसी या फिर कोई ट्रेनिंग बॉडी, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इसमें ऐड क्या कर दिया गया है कि कोई अवार्डिंग बॉडी जिसे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ने रिकॉग्नाइज किया होगा, अगर उसने भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसे भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो ये एंट्री आपने पढ़ी होती है। इसी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर देना कि असेसमेंट एजेंसी थी, ट्रेनिंग पार्टनर था, उसके अलावा हमने अवार्डिंग बॉडी को भी कवर कर लिया विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई होती है इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स या फिर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसे थोड़ा सा रीडिजाइन किया है और कुछ खास इसके अंदर नया नहीं है, यू कैन जस्ट रीड इट। ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट आपका एक और आता है पॉइंट नंबर 7, दैट इज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 12। बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, बहुत डिटेल में आपने इसे पढ़ा होता है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस को हम एग्जेम्प्ट रखते, लेकिन हालांकि अगर ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई है तो इसे टैक्सेबल किया जाता है, इसके अंदर रिवर्स चार्ज भी लगता है। और रीसेंट एक अमेंडमेंट हमने इससे पहले वाले पार्ट में कवर किया था कि कमर्शियल ड्वेलिंग को भी अब हम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होने पे रिवर्स चार्ज के अंदर लेके आ गए हैं। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड होने पे तो हमने रेगुलर फॉरवर्ड चार्ज ही रखा है। ये मैं कमर्शियल ड्वेलिंग की बात कर रहा हूं। यहां एंट्री नंबर 12 किसके बारे में है? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के बारे में। तो दिस इज एन एंट्री विच यू नो अबाउट। इस एंट्री के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, क्योंकि ये एक बहुत समय से डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन ऐड करके कहा कि ये वाली जो एंट्री है ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, इस एंट्री के अंदर हम जो स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन सर्विसेज होती है इन स्टूडेंट रेसिडेंसेस या फिर जो हॉस्टल कैंप्स और पेइंग गेस्ट जैसी अकोमोडेशन सर्विसेज होती है, उनको हम इस एंट्री में कवर नहीं कर रहे। इसका मतलब जो हॉस्टल्स होते हैं या जो अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पीजी होते हैं, या कई जगहों पे आप देखोगे तो स्टूडेंट्स के लिए खाली सिर्फ एक कोई हॉस्टल बनाया हुआ होता है, वहां पर जो भी आपको रेंटिंग पे करनी पड़ रही है वो हम एंट्री नंबर 12 में कवर नहीं करेंगे। ऐसा एंट्री नंबर 12 में पहले एक्सप्लेनेशन डाला, तो सर यहां नहीं करेंगे मतलब वो टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, उसके लिए एंट्री 12A बनाया है। यानी कि हॉस्टल सर्विसेज को लेके पहले डाउट था कि क्या किया जाएगा, अब इन्होंने कहा कि देखो हॉस्टल सर्विसेज को आप एंट्री 12 में मत देखो, उसके लिए एंट्री 12A में देखो। अगर एंट्री 12A में एग्जेम्प्ट हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो एंट्री 12A पढ़ना है आपको जब भी स्टूडेंट्स के हॉस्टल की सर्विसेज की बात की जाएगी। और एंट्री 12A में क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज, रहने का, लॉजिंग का, अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन इक्वल टू 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज पर पर्सन per month, per person per month, provided that it is supplied for a minimum continuous period of 90 days, minimum continuous period of 90 days। यानी कि अगर आप किसी हॉस्टल में रहने गए हो और वहां पे आप अकोमोडेशन सर्विसेज ले रहे हो और वो अकोमोडेशन सर्विसेज के लिए आपको महीने के 20,000 रुपए तक ही चार्ज किए जा रहे हैं, 20,000 रुपए तक ही चार्ज किए जा रहे हैं, और कम से कम 90 दिन के लिए आप हॉस्टल ले रहे हो, तो उस केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है।
अगर इनमें से एक भी बात वायलेट हो गई कि 20,000 के ऊपर है या फिर 90 दिन से कम के लिए है, तो फिर इसे होटल सर्विसेज जैसा माना जाएगा। और आप जानते हैं होटल सर्विसेज इज फुल्ली टैक्सेबल, उसके अंदर कोई भी तरह का आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। तो मैं समराइज कर रहा हूं, ऊपर वाले एंट्री नंबर 12 में खाली एक्सप्लेनेशन डाल के बोल दिया कि एंट्री नंबर 12 एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा जब आप हॉस्टल सर्विसेज की बात कर रहे हो विद रिगार्ड टू स्टूडेंट रेसिडेंसीज और पीजी। और फिर एक नई एंट्री डाल के बोल दिया कि 20,000 रुपए तक होगा पर पर्सन पर मंथ, और कम से कम 90 दिन के लिए हॉस्टल सर्विसेज आपने ली होगी कंटिन्यूअस, तोड़ के नहीं। अगर तोड़ के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कंटिन्यूअस मिनिमम 90 दिन के लिए आपने हॉस्टल सर्विसेज ली है और वो 20,000 पर मंथ पर मेंबर तक ही है, तो उसे फुल्ली एग्जेम्प्ट हम कर देंगे, अदरवाइज हम उसे फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। ये हमारी एक एंट्री हो गई, पॉइंट नंबर 7 जो हमने कवर किया। फिर एक पॉइंट नंबर 8 मैं डिस्कस कर रहा हूं, एंट्री नंबर 25A। फाइनली ये एंट्री आ गई। इसके रिलेटेड जब हमने पढ़ा होता है तब डिस्कस भी किया होता है कि इसके रिलेटेड लिटिगेशन पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने फाइनली इसको क्लैरिफाई कर दिया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया है। कई सारे एंट्रीज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आती है, हालांकि वो एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान में नहीं रखनी। एग्जाम पर्पस के लिए तो आपको खाली ये ध्यान में रखना है, हाँ ये एग्जेम्प्ट हो गई है। आपने जब इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज पढ़ी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज पढ़ते वक्त हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, यू नो दैट। लेकिन उसके नीचे आपको एक सर्कुलर पढ़ाया गया होता है कि अगर डुप्लीकेट बिल के चार्जेस लगे हैं, अगर मीटरिंग चार्जेस लगे हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया अपना मीटर तो उसके कुछ चार्जेस लगे हैं, ऐसे कोई भी और एंसिलरी खर्चे लगे हैं तो उन सब पे जीएसटी लगेगा। ये आपको पढ़ाया जाता है, सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया था जिसपे डिस्प्यूट था। एंड अब गवर्नमेंट ने एंट्री नंबर 25A डाल के उस सर्कुलर को बंद कर दिया और कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पे एग्जेम्प्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी के सारी एंसिलरी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। यानी ये सब जो बातें आपने पढ़ी थी ना उस सर्कुलर में कि डुप्लीकेट बिल वगैरह होता है, मीटरिंग वगैरह के चार्जेस होते हैं, लेबर चार्जेस के जो चार्जेस होते हैं, उन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्विकली देख लो, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, रेंट पे मीटर देना, टेस्टिंग कराना मीटर की उसके कुछ चार्जेस, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स एक्सेट्रा which are incidental or ancillary to the supply and distribution of electricity provided by such utilities to their consumers is now exempt। और ये retrospective effect से exempt कर दिया गया है। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी भी exempt है और उसके रिलेटेड एंसिलरी चीजें भी exempt आपकी रखी जाएगी। ये आपका पॉइंट नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 9 आता है, एक नई एंट्री डाली गई है, एंट्री नंबर 44A। एंट्री नंबर 44A डाल के क्या कहा गया है कि कई बार सरकार सब्सिडी देती है फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि समझो मैं एक एसोसिएशन हूं जो अप्रूव्ड है और मुझे सरकार ने दिए हैं 10 लाख रुपए कि तुम इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। तो ये 10 लाख रुपए लेके मैं किसी के पास गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ सर्विसेज ले रहा हूं। तो ये 10 लाख रुपए से अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज ले रहा हूं तो सरकार ने कहा कि अगर सरकार से मिली हुई सब्सिडी के यूजेज से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा रहे हैं तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराने के लिए आप जो सर्विसेज दे रहे होंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो मुझे 1 करोड़ की फंडिंग मिली सरकार से और वो 1 करोड़ की फंडिंग मिलने के बाद मैं उस 1 करोड़ का इस्तेमाल कर रहा हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सर्विसेज ले रहा हूं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सही है ना, क्योंकि सरकार से मिला फिर उसी पे जीएसटी लगाओगे, वो जीएसटी सरकार को ही जमा होगा, जबकि सरकार ने सब्सिडी दी है आरएनडी के लिए तो उसका प्रॉपर यूज होने दो ना। अननेसेसरी उसमें जीएसटी लगेगा 18% का, फिर वो वापस कलेक्ट होगा तो पैसे में से 1/5 तो बेकार हो गया, खाली 4/5 पैसा यूज हो पाया प्रॉपर्ली। इससे बेटर है कि हम उसे एग्जेम्प्ट ही कर दें। तो देखो इन्होंने एंट्री में क्या डाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। जो किसने दी है, गवर्नमेंट एंटिटी ने दी है या किसी रिसर्च एसोसिएशन ने दी है, जिसे आपने सेक्शन नंबर 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पढ़ा होता है। तो अगर आपको कोई भी रिसर्च एसोसिएशन से कोई ग्रांट मिला है या किसी गवर्नमेंट एंटिटी से कोई ग्रांट मिला है और उसके सामने आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस ले रहे हो तो उसे हम एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं, जिसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड इज दैट द रिसर्च एसोसिएशन वगैरह जो है जो नोटिफाइड है वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। यानी कि जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज आप ले रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एसोसिएशन अप्रूव्ड होनी चाहिए जिस एसोसिएशन से आपको ये ग्रांट मिला है। तो वो एसोसिएशन ने आपको ग्रांट दिया, वो अप्रूव्ड एसोसिएशन है और आपने उसको यूज कर लिया तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर उसका अप्रूवल बंद हो चुका है और आपको ये ग्रांट मिला हुआ है और अब आप उसे यूज कर रहे हो तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यानी कि जब आप उस पैसे को यूज कर रहे हो आरएनडी सर्विसेज लेने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस रिसर्च एसोसिएशन से आपको ये पैसा मिला वो रिसर्च एसोसिएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी हम आपको ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक स्पेसिफिक एंट्री हमारा पॉइंट नंबर 9 हो गया। हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 10 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने आईजीएसटी के अंदर नोटिफिकेशन में एक एंट्री ऐड की है। आईजीएसटी के नोटिफिकेशन में इट इज वेरी स्पेसिफिक, आई डोंट थिंक एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट होगा, बट क्योंकि फ्रेश अपडेट है इसकी वजह से हम इसे कवर कर लेते हैं। क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
बाय एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट है, तो एक फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट है, और वो फॉरेन कंपनी से ये इंडियन एस्टैब्लिशमेंट क्या ले रही है, सर्विस, एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो फिर से रीड कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज एन एयरलाइन कंपनी। एयरलाइन कंपनी है, मतलब कि ये फॉरेन कंपनी, तुम समझो लुफ्थांसा एयरलाइंस, जर्मन कंपनी है लुफ्थांसा एयरलाइन, काफी बार ऐड भी देखा होगा आपने। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया when made without consideration। obviously वो related हो गई क्योंकि उसकी सब्सिडरी है या फिर उसको कंट्रोल करती है या उसका एचओ है या उसका ब्रांच है, ऐसा कुछ ना कुछ है, और उससे आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है। तो हम इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट, हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई। तो पहली कंडीशन क्या कि जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट्स इज पेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एयरलाइन कंपनी इन इंडिया ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एज मे बी एप्लीकेबल। ये जो इंडिया में लुफ्थांसा एयरलाइंस की एंटिटी है, अगर ये यहां से जो ऑपरेशंस रन कर रही है अपने एरोप्लेन्स के, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर पे जीएसटी लगता है, वो अगर उसने भर दिया है पहली कंडीशन, तो उस केस में उसने जो भी सर्विसेज अपनी बाहर की सिचुएटेड फॉरेन कंपनी से ली होगी उस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। दूसरी कंडीशन, ये सब एंड बेसिस पे जाएगा, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सर्टिफाई किया है कि जो फॉरेन कंपनी इन इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट है इज दैट ऑफ एन एयरलाइन कंपनी व्हिच हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट अंडर द एप्लीकेबल बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है क्योंकि जिस देश की भी ये एयरलाइन कंपनी है उसके साथ जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ होना चाहिए, तो ही हम इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को एग्जेम्पशन की तरफ लेके जाएंगे। और तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफाइज दैट ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस designated Indian airlines are not subject to levy of similar taxes by whatever name called for same services appearing under the entry by the government of the country designating the foreign airline company। ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमने हमारे देश में ऐसा कानून बना के कहा है कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो ऐसा ही कानून उनके देश में भी होना चाहिए जिस देश में अगर इंडियन कंपनी की वहां कोई एस्टैब्लिशमेंट है और इंडियन कंपनी यहां से उस एस्टैब्लिशमेंट को कोई सर्विसेज दे रही है, तो उनके देश में भी ऐसा ही कोई अगर टैक्स है जिसे किसी भी नाम से आप बुलाते हो तो वो टैक्स नहीं लगाना जाना चाहिए, मतलब उनके देश में भी वो जीएसटी में नहीं आना चाहिए। अगर ये तीनों बातें सेटिस्फाई हो जाती है तो आपने जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की होगी फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, जो एक एस्टैब्लिशमेंट उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में ही लोकेटेड है, उस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हम फुल्ली एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो। सुनने पे भी आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में इसका आने का कोई स्कोप नहीं है, आई डोंट थिंक ये पूछा जाना चाहिए, बट क्योंकि रीसेंट अपडेट होता है, स्पेसिफिक होता है, आपको एक बार जानकारी में जरूर होना चाहिए। दैट वाज आवर लास्ट पॉइंट जो हमारे एग्जेम्पशंस के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर देता है, जिसके साथ हमने हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने पार्ट 1 में देख लिया था, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमने इस पार्ट 2 वीडियो के अंदर कवर कर लिया। दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई के 4 सर्कुलर्स हमने कवर किए थे और एग्जेम्पशंस के अंदर 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको एकदम क्लियरली ये समझ आ गया होगा। किसी भी तरह के डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालो, किसी भी तरह का फीडबैक है तो भी हमें जरूर बताओ, हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसे केटर करने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। हम ऐसे ही फिर पार्ट 3 में मिलेंगे और चैप्टर नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। जब यहां तक आप पहुंच गए हो तो आपके दिमाग में कई बार आता है सर ये तो बहुत सारे लग रहे हैं। देखो जो बड़े बड़े हैं ना वही पहले कवर हो रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत सारे लग रहे हैं। आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में कोई अमेंडमेंट्स ही नहीं है या एक एक लाइन के अमेंडमेंट्स हैं, तो वो बड़े क्विकली आपके हो जाएंगे। यहां पर काफी सारे चेंजेस आए थे क्योंकि ये कोर होता है हमारा एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई और ये सारी प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह, इसलिए यहां पर काफी सारी चीजें डिस्कस करने को थी। आगे आपके पास इतना कोई ऐसा कंटेंट नहीं आने वाला है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें। हम फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में और आगे के चैप्टर्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।